हाय गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आप सबका स्वागत है। मंगलवार का दिन है। कल की थोड़ी सी पेनफुल शुरुआत, पेनफुल कह लीजिए या फिर एक बड़ा गैप डाउन, उससे थोड़ी बहुत रिकवरी के साथ, लेकिन नेट कल हमने देखा प्रेशर भारतीय बाजारों में 1.5% निफ्टी दबाव के साथ शुरुआत हुई थी, तो हफ्ता थोड़ा कमजोर शुरुआत। उसके बाद आज मोमेंटम पिकअप होता हुआ कल 250 पॉइंट गिरे थे, तो इस समय 150 पॉइंट की उस 250 पॉइंट से रिकवरी करने की कोशिश करते हुए तो अच्छी शुरुआत हुई है। 470 के लेवल्स पर निफ्टी, कल के लो से अच्छी खासी रिकवरी। कल हमने 165 छुआ था इंट्राडे में जब वो गैप डाउन के साथ शुरुआत की, तो 165 की जगह अब हम 465 के ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए 300 पॉइंट प्लस की रिकवरी हम इस समय देखते हुए, तो अच्छा रेजिलियंस दिखाया भारतीय बाजारों ने। निफ्टी बैंक आज बैंक्स और बैंक्स के साथ जोड़ दीजिए फाइनेंशियल्स, ये वो पॉकेट है जो मोमेंटम को लीड कर रही है। निफ्टी बैंक 1.25% के गेंस दिखाता हुआ 500 अंकों की मजबूत, और इसमें फाइनेंशियल्स जोड़ दीजिए क्योंकि उधर बजाज ट्विंस वगैरह गजब करके रखे हुए हैं, तो फाइनेंशियल्स भी आपकी स्क्रीन पर सुबह से मोमेंटम 1.25% के आसपास का गेन उस पॉकेट में, तो ये फाइनेंशियल्स का अच्छा मूव। और हमने 45 मिनट का सेशन कल्मिनेट कर रहा है, ऑलमोस्ट 45 मिनट के सेशन कल्मिनेट कर रहे हैं हम, और ब्रेथ अभी भी बढ़िया इंटैक्ट है। हाँ, वो यूफोरिक ब्रेथ नहीं है 12:1 की जो शुरुआत में हमने एकदम, जब ट्रेड की शुरुआत हुई थी आज 9:15 पे, तो 11:2 या फिर 12:1 का रेशियो था एडवांसेस के फेवर में। वो थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, लेकिन अभी भी 6-7:1 एडवांसेस के फेवर में, यानी कि बाजार में हर एक शेयर गिरने वाले के सामने 6-7 स्टॉक्स मजबूत है। बढ़िया ब्रेथ के साथ आज का हम सेशन देख रहे हैं। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, आज ट्यूसडे का सेशन, कल मार्केट हॉलिडे गणेश चतुर्थी के चलते, और हम जब ट्रेड रिज्यूम करने आएंगे थर्सडे को, तो हम लोग वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी की तैयारी कर रहे होंगे। वो एक चीज ध्यान रखनी है। अब एज द सेशन प्रोग्रेसेस उस बात का अपने बैक ऑफ द माइंड ख्याल रखिएगा। इस शो की टीजर दे दो, उसके बाद वीरू से सारा समझ लेंगे फिर इस समय के मार्केट के बाद उनकी रीडिंग डेटा की क्या लग रही है। हमारे साथ इस शो में 10 के दमदार ट्रेड्स में जो बढ़िया पिक्स आने वाली हैं वो आएंगी निर्मल बंग के विकास सालुंके साहब की तरफ से, और साथ साथ ट्रेडर और मार्केट एक्सपर्ट कोलकाता से अमित सेठ साहब जुड़ेंगे, उनके साथ होनी है बातचीत। इसी शो में आईएफएल वेल्थ की प्रेसिडेंट अनु जैन से होनी है चर्चा। अनु से जानेंगे मार्केट्स को लेकर उनका नजरिया और कहां हमें और आपको मिल सकते हैं कमाई के बढ़िया मौके। आगे आईजीएल इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का मैनेजमेंट, इस कंपनी के डायरेक्टर पवन कुमार साहब होंगे। बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं भाई। पहले तो वो सिटी गैस के लिए एलोकेशन बढ़ाने की बात कर दी गई थी, कितना फायदा होना शुरू हुआ, कितना पास ऑन किया। दूसरा, वो जो खबर आ रही थी कि शायद ये जो गैस प्राइस डिस्कवरी का जो मैकेनिज्म है वो सरकार रीविजिट करना चाहती है। ये रीसेंट डेवलपमेंट, कई सारी चीजें होनी है, तो आईजीएल के मैनेजमेंट से समझेंगे इन सब का मतलब क्या, और हम शेयर होल्डर्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टॉक के लिहाज से आगे का आउटलुक कैसा, फंडामेंटल्स कैसे। और फिर वीरू का वो सवाल जो कल का था वो भी आपकी स्क्रीन पर आएगा, वो कुरुक्षेत्र वाला याद होगा आपको, उस पर होनी है थोड़ी देर बाद आज बातचीत, और उसका आंसर देंगे आपको अमित सेठ साहब। अमित जी, आपको जरा था हिस्ट्री बुक्स टटोलनी है। कुरुक्षेत्र के मैदान में होते हुए भी महाभारत युद्ध में तटस्थ रहने वाला राजा का नाम क्या था? युद्ध में उनकी क्या भूमिका थी? ये ऐसा लग रहा है एग्जाम पेपर आ गया है, और ये पहला ही क्वेश्चन देख के लग रहा है कि स्किप करूं, आगे जाऊं कि नहीं जाऊं, लेकिन ये 10 मार्क का सवाल है। अमित जी, वैसा सवाल नहीं लग रहा है? फीलिंग वैसी आ रही है एकदम हिस्ट्री पेपर वाली? सर, बहुत सालों बाद ऐसे लगा कि मैं क्लासरूम में आ गया हूँ, फीलिंग वैसे ही आ रही है। ये वीरू प्रोफेसर बन जाते तो ऐसे ही सवाल आते धड़ाधड़। ये इसका जवाब हम लोग ढूंढेंगे, लेकिन वीरू जो 45 मिनट का सेशन कल्मिनेट हुआ है भाई, अभी तक तो मोमेंट गैप से खुले, कंसोलिडेट किया, इंटैक्ट है, फाइनेंशियल थ्रस्ट जनरेट अभी भी कर रहे हैं, कैसा लग रहा है बाजार? देखिए आशीष, हमारी जो सुबह अप्रोच थी 412 20 डेमा के ऊपर अगर आप खुलेंगे तो आपको एक स्विंग मिलेगा, बाय कीजिएगा। 510 38,510 के ऊपर बैंक निफ्टी खुले तो बाय कीजिएगा। अब अगर आप इस वक्त निफ्टी बैंक को देखें तो हमारे बाइंग मार्क से लगभग 230 अंक ऊपर है। निफ्टी हमारे बाइंग मार्क से लगभग आप समझ लीजिएगा कि 60 पॉइंट ऊपर है। अगर आपको ट्रेड में पैसा आपने बना लिया है तो याद रखिएगा ये सबसे कंफर्टेबल ट्रेड था, ये एक आसान ट्रेड था। लेकिन आशीष 476 हम अपने फर्स्ट पिवट पॉइंट के ऊपर आ चुके हैं, 67। यहां से 523 की पॉसिबिलिटी बहुत है, ठीक है ना? 523 की पॉसिबिलिटी है बहुत, बट थोड़ा सा अगर आप देखें डिफिकल्ट टास्क। आपसे कुछ देर पहले आप क्या कहते थे आशीष
कि जब हम छुट्टी से लौट के आएंगे तो हम सीधे, अगर आप देखें, वीकली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी के दिन आएंगे। अब इसी आपके तथ्य में दो फैक्ट छुपे हैं। अगर मैं कॉल राइटर हूं तो इस बिहेवियर को देखकर अपनी 17,500 की कॉल काट लूं, 17,600 पे ग्रिप लूं, या फिर काट के चुपचाप बैठ जाऊं, या फिर यहां पे कॉल राइट करूं एक बार फिर से। तो इसलिए कह रहा हूं कि अगर 471, 473, 480 के ऊपर हम कुछ देर और टिक गए तो हम चांसेस है कि 523 तक का स्विंग दें, बट इट्स अ डिफिकल्ट जोन टू ट्रेड। थोड़ा सा आपको यहां पे मशक्कत लगेगी। सिग्नल आई थिंक क्यू कौन देगा, वो है आशीष निफ्टी बैंक। जो हमारा ट्रेड था 38,510, उसके ऊपर बाय कीजिएगा। हम 746 पे आ चुके हैं आशीष। एक लेवल नोट करके रखिएगा, और वो है 38,810, 820। क्या है ये? दैट इज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आज से कुछ रोज पहले जब हमारा डिप आया था, तब 10 डे के ऊपर निकलने के बाद ही बैंक निफ्टी सुपर स्विंग मोड में आ गया था। सो इफ यू आर लॉन्ग, होल्डिंग लॉन्ग, गुड। लेकिन अगला बड़ा इंडिकेटर होगा बैंक निफ्टी का 38,810 और 820 का लेवल। ये टेस्ट करके अगर बाइसेक्ट कर जाए तो बैंक निफ्टी 39,000 देगा आपको, और ऐसे सर्कमस्टेंसेस में आपको निफ्टी भी 17,523 दे सकता है आशीष। तो मेक और ब्रेक लेवल रहेगा, इट्स 38,810, 820 ऑन निफ्टी बैंक आशीष। बढ़िया, ये हो गया भाई निफ्टी बैंक पे इस समय का व्यू। और अब ले लिए जाए दमदार ट्रेड। सालुंके साहब, क्या रडार पे आ रहा है भाई? कैसे कमाई की जाए? और आपको आप दोनों को वैसे फेस्टिव ग्रीटिंग्स, अच्छे लग रहे हैं सब लोग। सालुंके साहब, क्या ट्रेड है? आशीष जी, वीरेंद्र जी, देखो ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड अभी भी मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ है, लेकिन वहां पे एक वापस प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है ऊपर के रेंज में। पर स्टॉक पे से भी मुझे लगता है एनटीपीसी यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। 52 वीक हाई के आसपास अभी ये पहुंच चुका है, 166 का उसका पुराना 52 वीक हाई है। आज उसके आसपास जा रहा है, एक नया ब्रेकआउट इस काउंटर में देखने मिल रहा है, एक अप ट्रेंड में यहाँ पे आते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है 172 के टारगेट के लिए एनटीपीसी को बाय करके जाना चाहिए। 160 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। दूसरा मुझे लगता है कि टाटा कॉम यहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है कि जिस हिसाब से इसमें मोमेंट दिनों में वापस वहां पे पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिल सकता है। 1170 के ऊपर ये अभी ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है 1440 के टारगेट, 1240 के टारगेट टाटा कॉम में आते हुए देखने मिल सकते हैं। नीचे में 1130 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। दोनों भी कॉल मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, जिनमें जो ट्रेंड है अभी भी अप ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए देखने मिल रहा है। जिस हिसाब से निफ्टी और इंडेक्स में रिट्रेसमेंट देखने मिला था, यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं देखने मिल रहा है। यहाँ का जो मोमेंट है वीकली चार्ट पे भी अप ट्रेंड में है। दोनों भी काउंटर मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, तो दोनों काउंटर मुझे 10 के दम के लिए अच्छे लग रहे हैं। बिल्कुल ठीक। टाटा कम्युनिकेशन और एनटीपीसी का कॉल हम पिछले शो से राइड भी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कविता जैन ने मेंशन करा था, और साथ साथ टाटा कम्युनिकेशन भी रडार पे आता हुआ सालुंके साहब की प्रेफर्ड पिक्स हो गई। ये आपकी स्क्रीन पे कल सारे एफएमसीजी स्टॉक्स में से चर्चा में आए। कल भी आपने देखा होगा मार्केट जब वीक थे, एफएमसीजी एज अ पॉकेट आउटशाइन करती हुई नजर आई थी। आज भी सालुंके साहब उसी स्पेस से एक पिक लाए। अमित जी, रडार पे क्या? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। आशीष जी, मेरे रडार में अल्ट्राटेक है। अल्ट्राटेक का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसने एक फॉलिंग चैनल से आज ब्रेकआउट दिया है। काफी दिनों से स्टॉक ने 10 और 20 डे पे कंसोलिडेट किया और फाइनली एक आज अपमूव दे रहा है। फ्यूचर्स में अल्ट्राटेक का करंटली प्राइस है 6671 का। बाय की सलाह है। मेरे टारगेट्स रहेंगे लगभग 6800 के, और स्टॉप लॉस इसका रखूंगा लगभग 6590 का। सेकंड स्टॉक जो मेरे रडार में वो एफएमसीजी सेक्टर से आशीष जी। स्टॉक का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। एचयूएल ने एक बहुत ही अच्छा पुल बैक दिया और अब वो फॉलोइंग चैनल से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। स्टॉक इज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ क्लियरिंग द 10 डेमा ऑल्सो। तो ओवरऑल ट्रेंड इसमें अप है, तो बाय की सलाह है। करंटली इसका प्राइस है 2613 का। टारगेट्स रहेंगे 2675 के, और स्टॉप लॉस इसका रखूंगा कहीं 2560 रुपए का। एचयूएल भी पसंद भाई। एचयूएल और टाटा कम्युनिकेशन, टाटा कंज्यूमर हो गए इस समय के प्रेफर्ड पिक्स। जोड़ दीजिए उसमें एनटीपीसी और अल्ट्राटेक। ये वो स्टॉक्स हैं जो 10 के दमदार ट्रेड्स में एक्सपर्ट पैनल को आ रहे हैं पसंद। वीरू, कुछ देर पहले अपन एसबीआई डिस्कस कर रहे थे। 2% से ज्यादा के उछाल के साथ एसबीआई इस समय कामकाज कर रहा है। पिछले शो में हमने बातचीत करी थी। देखिए उससे रिलेटेड अपडेट आता हुआ हमारी टीम से आलोक बता रहे हैं कि एसबीआई को रखिए रडार पे भाई। वित्त मंत्रालय की आज
सरकारी बैंकों के साथ दरअसल समीक्षा बैठक है। क्रेडिट फ्लो, परफॉर्मेंस वो रिव्यू करा जाएगा और एसबीआई चेयरमैन के अलावा कई सारे सरकारी बैंक्स के प्रमुख बट ऑब्वियस है मौजूद होंगे उस बैठक में। तो देखते हैं उस बैठक से क्या निकल कर आता है जो वित्त मंत्रालय के साथ सारे पीएसयू बैंक्स के लीडर्स की होनी है। अच्छा, बिग मार्केट वॉइसेस का स्टिंग प्ले आउट कर दीजिए और दिखाइए आईएफएल वेल्थ की प्रेसिडेंट अनु जैन आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। अनु मैम, हाय, गुड मॉर्निंग, तबियत कैसी? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, आप लोग की दुआएं। अनु मैम, थोड़ा ये बढ़िया एक तरफा मूव हमने एंजॉय करा था, ऑलमोस्ट 18,000 तक गए। तब सब मेंशन कर रहे थे कि शायद लग रहा है इतना अच्छा मोमेंटम, इतना स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन है कि हम न्यू हाईज को शायद बनाते हुए नजर आएंगे, 18,600 ब्रीच कर देंगे। हम रिटेल वैसी मूड में थे, ये एकदम से झटका सा लग गया है और उस करेक्शन के बाद वोलेटिलिटी सीप इन कर रही है। कैसे रीड करूं इस वोलेटिलिटी को? आप लोग का आईएफएल वेल्थ पे बाजार पे व्यू क्या बन रहा है? हम वापस नॉर्थवर्ड जर्नी रिज्यूम करेंगे या अटक गया मामला? देखिए, कोई भी मूव तभी स्ट्रॉन्गर होता है जब हर लेवल के ऊपर बेस बनता जाता है। जिस तरीके से हमने वो 17,990 फ्यूचर्स में काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखी थी। उसके बाद आपने एक मूव फेड के चेयरमैन का सुन लिया है और 21 तारीख के आसपास आपको फिर एक फेड के चेयरमैन का, तो ये पीरियड एक कंसोलिडेशन का एक कंपलसरी आपको मिल जाता है। लेकिन जिस तरीके से बैंक निफ्टी का रुझान दिख रहा है, जैसे आज आप बता रहे थे कि बजाज ट्विंस जिस तरीके से चल रहे हैं, दे आर ऑलवेज अ लीडिंग इंडिकेटर, तो वो दिखा रहा है कि बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है एंड बैंक निफ्टी में बाइंग है। अगर आप फ्लोज की भी बात करें तो अगर आप देखेंगे तो पिछले अप्रैल से इस जून जुलाई तक एफआईआईज ने लगभग 33 बिलियन बेचा था एंड जुलाई के महीने में और 15 अगस्त तक जो मैंने ट्रैक किया है, पिछले 5-6 दिन से नहीं ट्रैक किया है, वो लगभग 3.5 बिलियन उन्होंने खरीदा। अब 3.5 बिलियन में आप लगभग 18,000 के आसपास आते हैं। तो एक जो मेजर मिसिंग फैक्टर एक साल से था वो फ्लोज था एंड वो फ्लोज अब शुरू हो रहे हैं, तो आई थिंक हमें उस पे नजर रखनी चाहिए बिकॉज अगर फ्लोज वापस शुरू होते हैं एंड वो इसलिए आ रहे हैं कि आप में रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस है। अगर आप जिस तरीके से जीडीपी कट्स पूरे यूरोप में देख रहे हैं, यूएस में देख रहे हैं, चाइना में देख रहे हैं, हमारा 7.8 से 7.2 ही कट हुआ है। प्लस इन्फ्लेशनरी स्टेप्स भी, आरबीआई हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट उसने सबसे पहले ये मूव्स कर दिए हैं, तो इन्फ्लेशन भी रिलेटिवली हम काफी ठीक ठाक है। तो यूरोप के कंपैरिजन में, चाइना के कंपैरिजन में हम इस समय काफी रिलेटिवली ओके कर रहे हैं। तो अगर आप फंडामेंटली देखें तो आप 17,000 के आसपास फुली वैल्यूड है, बट अगर फ्लोज आते हैं तो मेरे ख्याल से ये कंसोलिडेशन शायद 1-2 महीने चल सकता है, बट आई थिंक एवरी डिप नाउ बिकम्स एन अपॉर्चुनिटी टू ऐड। जो हमारा व्यू था पहले कि शायद नीचे आएगा, वो अभी भी हो सकता है अगर कोई ग्लोबल सिचुएशन पे आपको वॉर दिखे या कोई बहुत बड़ा झटका दिखे, बट अदरवाइज कीपिंग दैट इन माइंड कि वो झटका आएगा तो दैट्स एन बाइंग अपॉर्चुनिटी। आई थिंक यू आर कंसोलिडेटिंग टू गो टुवर्ड्स द हाई। बिल्कुल ठीक, तो हो सकता है कंसोलिडेशन का फेज, इसमें अगर गिरावट आ भी रही है तो दरअसल वो खरीदारी करने का मौका होगा। ये टिप्स को आप इस्तेमाल करिएगा अच्छे स्टॉक्स में एक्यूमुलेट करने। ऐसा है क्या अनु मैम, अभी कंसर्न्स तो फेड को लेकर हैं, पॉवेल साहब की स्पीच ने एकदम हाईलाइट कर दिया है कि क्या फेड की टारगेटिंग रहने वाली है। आप भी कह रहे हो 1-2 महीने का शायद वो कंसोलिडेशन पेन हो सकता है थोड़ा बहुत उस लिहाज से। तो ये हिंदुस्तान स्वीट स्पॉट में क्यों, जब बड़े बड़े सेंट्रल बैंक इस तरह के एग्रेसिव एक्शन उठा रहे हैं? क्या ऐसा है कि फेड के एक्शन से हिंदुस्तान बाकी ईएम्स, बाकी फेरिफेरल मार्केट से कम इंपैक्टेड होगा, इसीलिए हम थोड़े स्वीट स्पॉट में आ गए? देखिए, आप अगर ब्रिक्स का देखें तो ब्राजील कमोडिटी रिलेटेड मार्केट है, वो ऑलरेडी कमोडिटीज हैव पीक। आप रशिया को देखिए तो उसमें कोई पैसा जाने वाला नहीं है। आप चाइना को देखिए तो वहां पे भी जिस तरीके से पूरा रुझान हो रहा है, दे आर नॉट गोइंग टू गेट, वहां पे डबल डिप आ चुका है, लोगों ने दूसरी बार भी किया है एंड अभी भी उनका जो बैंकिंग सिस्टम है और जो रियल एस्टेट मार्केट है वो काफी पेन में है। तो वहां पे फ्रेश मनी जाना मुश्किल लगता है।
अगर आप देखें तो जिस तरीके से ये पूरा सिचुएशन बन के आ रहा है, 3 to 5 years के लिए इंडिया इज emerging as one of the strongest contenders for flows. शॉर्ट टर्म 1 महीना 2 महीना की बात हम ना करें और हम अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इंडिया विल इमर्ज एज प्रोबेबली वन ऑफ द बिगेस्ट कंटेंडर्स फॉर फ्लोज. बट फ्लोज कितने आएंगे, बिकॉज जिस तरीके से यूरोप का जो गैस का सिचुएशन है वो काफी पेनफुल है इस समय. यूएस में जो आप जैसे कह रहे हैं कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि इन्फ्लेशन के लिए वो शायद 75 बिप्स, अभी एक 50 बिप्स और एक 25 बिप्स और करेंगे, तो अभी वहां पे थोड़ा टाइम है. और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये पीरियड जो है अगले 3-4 महीने का वो शायद कंसोलिडेशन का हो सकता है. एक बार इंटरेस्ट रेट्स कभी भी मार्केट को इनवर्सली रिलेटेड कंप्लीटली नहीं है. इनफैक्ट जब भी इंडिया में मैंने देखा है कि लास्ट इंटरेस्ट रेट हाइक वाले दिन तो यूजुअली मार्केट्स हैव बूम्ड. तो हमारे जो मूव्स है वो 3-4 महीने में प्रोबेबली वी विल बी क्लोजर टू दैट पीरियड. एंड अगर आप फंडामेंटली और फ्लोज को मिलाएं तो मेरे ख्याल से आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड अंधों में काना राजा, बट इट इज रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस. तो वो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस इज गोइंग टू गेट यू फ्लोज. चलिए, अनुज जी ने अंधा किसको कहा, काड़ा किसको कहा, आपको ये भी मालूम होगा. वाकई ये इस बात पे हम 3-4 महीने से बात कर रहे हैं कि वी आर ट्रेडिंग ऑन द वन ऑफ द बेस्ट आई थिंक टेक्निकल सेटअप. आप याद रखिएगा, अभी जैक्सन होल की मीटिंग के बाद यूएस में जो वो 1000 पॉइंट का फॉल आया था, आप कहाँ 200 डेमा, 100 डेमा, 50 डेमा के नीचे, और आपने उस पूरे के पूरे फॉल को 20 डेमा पे अरेस्ट भी कर लिया. तो यही बात अगर आप देखें अनुज जी बताना चाह रही थी. अनुज जी बिल्कुल सही कहा आपने कि इस वक्त लीडिंग इंडिकेटर बैंक निफ्टी है, और आप देखिए क्या पुश मिल रहा है इसको. सारे स्टॉक फ्यूचर्स अच्छा कर रहे हैं. HDFC बैंक के साथ इश्यूज है, वो अभी भी लोअर ट्रेजेक्ट्री में है. बट विद इन द बैंक निफ्टी अगर मैं बोलूँ कि सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस क्या लग रही हैं आपको? अब यहाँ पे हमारे पास ICICI बैंक भी है विच इज ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई. HDFC बैंक स्टिल इन द मिड रेंज. मिड कैप बैंकिंग, PSU बैंक्स काफी स्ट्रांग हैं. आपके वो 2-3 जो कॉन्फिडेंस वाले स्टॉक हैं बैंकिंग में, वो कौन से मैम? देखिए, इस समय हाउस व्यू HDFC के ऊपर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, बिकॉज अंडर परफॉर्म किया है अभी तक. एंड एक बार इन लोग का बेसिकली दे मर्ज इनटू वन एंटिटी, दे विल ऑब्वियसली, आई मीन एवरीबॉडी हैज स्पोकन अ लॉट अबाउट इट कि ये एक बैंक हो जाएंगे. एक बैंक होने के बाद जो इसमें एक स्ट्रेंथ आएगी, हम वो बेसिकली यहाँ से 15-17% का ग्रोथ जो HDFC देता है, हर HDFC बैंक हर साल देता है, आपको वो ट्रैजेक्टरी में आ जाएंगे. ICICI की जहां तक की बात आप कर रहे हैं, तो ICICI वेरी वेल ओन्ड है, तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं एंड ग्रोथ अच्छा है. NPA नीचे आ रहा है, मार्जिन इंप्रूव तो मैं नहीं कह सकती, बट दे आर डूइंग वेरी वेल. तो मेरे ख्याल से वो एक ऑलरेडी ओन स्टॉक है सारे FIs और सारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास. तो HDFC बैंक इज वेयर आई फील देयर इज स्कोप. और जहां तक कि हम फेस्टिव सीजन में घुस रहे हैं, तो रिटेल क्रेडिट जहां जहां है, वो वाली कंपनीज का भी फ्रॉम गणपति टू से क्रिसमस वो क्वार्टर्स जनरली अच्छे जाते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा करेंगे. जहां तक कि मिड बैंक्स हैं, हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि जिस दिन मार्केट नीचे था उस दिन आपको RBL ऊपर दिखा था, फेडरल ठीक लग रहा है. वहां पे अगर आप देखेंगे तो ऑल ऑफ दोज आर डूइंग वेल. सो क्वालिटी क्रेडिट का जो इशू था वो थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, लेकिन हाँ, वहां पे जैसे कि जो बुक वैल्यूज है उसके अनुसार अगर आप देखेंगे, तो मैं रिस्क की बात नहीं कर रही हूँ, बट दिस इज मोर कि लोग ट्रेडिंग बेट्स ले रहे हैं अब. तो वो मिड साइड बैंक में या कुछ PSU बड़े PSUs में, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में, इसमें काफी लोग ट्रेडिंग बेट्स जरूर ले रहे हैं. पर अगर आपको 3 साल और 5 साल के व्यू से रहना है, तो आई थिंक जो लार्ज कैप्स है वो उसमें HDFC आपको सेफेस्ट दिखता है. अच्छा, ठीक है. अगर आप देखें, आपने ये बैंक्स में अपना अनुजी एक प्रिफर्ड स्पेस बताया, स्टॉक्स बताए. अब आते हैं कुछ ऐसे स्पेस में जहां पे थोड़े से विद इन द सेक्टर स्टॉक्स बटे हुए थे. जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ कैपिटल गुड्स, लुक एट सिमेंस, क्या मूव दिया, ऑल टाइम हाई. ABB, कमिंस, अर्निंग्स में कुछ इफ्स थे, बट्स थे, थोड़े मार्जिन्स अगर आप देखें प्रेशर में थे, बट स्टिल स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है. अब वो धीरे धीरे मूव LNT में शुरू हो गया. अब वो धीरे धीरे मूव अगर आप देखें तो आपका BHL में शुरू हो गया. एक और स्पेस था, वो था वाइट गुड सेगमेंट का. वोल्टास में पहले सेलिंग रुकी, अब थोड़ी सी सस्टेनेंस इस स्टॉक में आ गई है. हेवल्स अगेन फ्लाइंग हाई. ये सडनली अगर आप देखें जो कमोडिटी प्रोड्यूसर्स से लेके जो कमोडिटी कंज्यूमर्स थे, उनमें एक मूव शुरू हुआ है मैम.
आप इस स्पेस में डिक्सन, वोल्टास, हेवल्स, इनमें से कुछ पिक कर रही हैं इस वक्त, या फिर स्ट्रेंथ, या फिर एक्सपेक्ट कर रही हैं इनमें से किसी में आप? देखिए, इसको देखने के दो तरीके हैं। एक तो जैसे आपने कहा कि कमोडिटी प्राइसेस कम हुई हैं तो इनके मार्जिन्स बढ़ेंगे, और आप फेस्टिव सीजन में घुस रहे हैं तो एक इस क्वार्टर के रिजल्ट्स तो अच्छे रहेंगे, एंड गिवन लास्ट ईयर दिस क्वार्टर प्रोबेबली बेस इज लो, तो आपको यहाँ पे अच्छे दिखेंगे। वो हमने ऑलरेडी कार्स में भी देखा है, ऑटोज में भी देखा है, टू व्हीलर्स में देखा है। बट जो मेरा कहना है वो जैसे कि ऑटोज एक क्लोज टू सैचुरेशन, मे बी 5-10% एंड मे बी शॉर्ट टर्म ट्रेड ठीक है। बट जिस तरीके से बारिश नॉर्थ रूरल साइड में ठीक हुई है, तो वो उस हिसाब से भी आप वाइट गुड्स प्ले कर सकते हैं। बट आप हमेशा देखेंगे कि अगर इकोनॉमी ठीक कर रही है तो प्रॉक्सी बैंक होता है। तो मेरे ख्याल से अगर आपको इंडिविजुअल मेरे ख्याल से अगर गिवन की एबीबी इतना बढ़ गया है या सीमेंस इतना बढ़ गया है, इंडिविजुअल कॉल्स ना लेने हो तो आप उसको बैंकिंग के थ्रू भी प्ले कर सकते हो, बिकॉज अगर लेंडिंग बढ़ेगी, क्रेडिट ग्रोथ होगा, तो वो बैंक्स तक दिखेगा। तो आप डायरेक्टली भी प्ले कर सकते हैं, चाहे आप लार्ज कैप में लार्सन लें या पावर स्टॉक्स लें या एनीथिंग विच इज सपोर्टिंग इट, या आप प्रॉक्सी की तरह के से बैंक से भी यू कैन बेसिकली इन्वेस्ट अकॉर्डिंगली ऑल्सो। मैम, थैंक यू सो मच, बढ़िया तरीके से अपने सारे मार्केट्स के व्यूज शेयर करने के लिए। ये थी आज की मार्केट बिग वॉइसेस, और अब कॉर्पोरेट स्कैन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। और आज के कॉर्पोरेट स्कैन में हमारे साथ आईजीएल के डायरेक्टर पवन कुमार साहब जुड़ते हुए। पवन सर, हाय, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। पवन सर, नमस्कार आशीष जी। नमस्ते सर। कुछ रीसेंट अपडेट्स आ रहे थे तो मैंने कहा उसी से शुरुआत करी जाए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो आया था गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट्स की भाई सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए आवंटन जो है, एलोकेशन जो है, ज्यादा करा जाएगा, ज्यादा गैस उनकी तरफ चैनलाइज करी जाएगी। तब रिपोर्ट सजेस्ट कर रही थी कि शायद जितनी रिक्वायरमेंट है उसका 94% वो डोमेस्टिक के थ्रू ही होगा। ये डोमेस्टिक गैस का फ्लो जो आवंटन की बात करी गई थी, शुरू हो गया है कि आईजीएल जैसी कंपनीज को मिलने लगेगा सस्ती गैस? मैं ये बताना चाहूंगा कि गैस की जो आपूर्ति है वो 3 तरीके से की जाती है। हाँ। एक है कि गैस जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गैस है उसका आवंटन सरकार करती है, गेल नोडल एजेंसी है, और वो एक फिक्स रेट पे यूनिफॉर्म बेस प्राइस उसको बोलते हैं, उसके बेसिस पे किया जाता है। इसको केवल इस्तेमाल हम सीएनजी डोमेस्टिक और सीएनजी ट्रांसपोर्ट और पीएनजी डोमेस्टिक सेगमेंट में कर सकते हैं। इसके अलावा सीजीडी कंपनीज के पास लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं फिक्स रेट के, तो यदि कुछ शॉर्टफॉल होता है तो उनसे मीट की जाती है, और यदि डिमांड और ज्यादा है तो फिर वो स्पॉट खरीदनी पड़ती है, जो बहुत ज्यादा है आजकल स्पॉट का रेट। तो यदि मैं आईजीएल की बात करूं पर्टिकुलरली, तो आईजीएल को करीब 60,60,000 SCM पर डे जो सरकार ने एलोकेट की है, और हमारी जो रिक्वायरमेंट है टोटल ट्रांसपोर्ट और डोमेस्टिक सेगमेंट की, वो करीब 66 से 67 लाख SCM पर डे है। तो आईजीएल के केस में करीब 91% सरकार के एलोकेशन से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और 9% जो है हम हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो हमारी जो 9% गैस है वो करीब $15 से $16 प्रति MMBTU पे आ रही है, और जो 91% है वो $6.26 पर MMBTU। पवन सर, इस बेसिक स्टेप से सरकार दरअसल चाहती थी कि आप लोग का जो इनपुट प्राइसिंग प्रेशर है वो कुछ हद तक ईज ऑफ हो। तो इस स्टेप से कितना वो प्रेशर ईज ऑफ हुआ? कुछ कंपनीज, कोई अदानी, कोई एमजीएल ने तो अनाउंस करा कि वो प्राइसेस कट कर रहे हैं। आईजीएल ने भी कमेंसुरेट कोई स्टेप लिए क्या? देखिए, पहले क्या था कि सारी रिक्वायरमेंट गेल द्वारा मीट की जा रही थी, उसमें स्पॉट का कंपोनेंट काफी बड़ा था, और स्पॉट प्राइसेस मिलाने के बाद जो हमें गैस सप्लाई हो रही थी वो $10.52 पर MMBTU पर सप्लाई की जा रही थी। अब जो स्पॉट है वो निकाल दी है, जो केवल डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गैस है उसी का एलोकेशन किया है। अब जो हमें गैस आ रही है 16 अगस्त के बाद, वो $6.26 पर MMBTU पे आ रही है, लेकिन जो पहले 15 दिन थी वो 10.52 पे आई थी। तो यदि हम इसका वेटेड एवरेज निकालें तो वेटेड एवरेज करीब $9.5 के आसपास अगस्त के लिए आ रहा है, लेकिन अगले महीने के लिए थोड़ा और कम होगा। तो ये प्राइस कंज्यूमर्स को, ये वीरू को कब पास ऑन होंगे एनसीआर में?
देखिए, यदि आप देखें तो आईजीएल का एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि आईजीएल का जो जन्म ही इसलिए हुआ था कि कंज्यूमर्स को अफोर्डेबल रेट्स पे हम सीएनजी और पीएनजी सप्लाई करें, जिससे जो राजधानी का पूरा जो पर्यावरण है उसमें सुधार हो। और आईजीएल आज की डेट में भी देश में सबसे सस्ते रेट पर सीएनजी सप्लाई कर रही है। हमने जब इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा प्राइसेस बढ़े थे, जब $10.52 प्राइसेस की गई थी, जो एपीएम प्राइस है, उस समय भी हमने प्राइस नहीं बढ़ाए थे। तो हमने सारा जो प्राइस का जो शॉक था पूरा खुद एब्जॉर्ब किया था उस समय पे, इसलिए अब हम कम नहीं कर रहे हैं। वीरू, आप फालतू कंप्लेंट कर रहे हैं गैस महंगी हो गई। सर की कंपनी ने आप लोग को एक्सेसेस पास ऑन नहीं कर रहे थे, आपको वैसे ही सस्ती गैस मिल रही थी। जी नहीं, नहीं, मैं अपने साथ वाले वीरेंद्र से बोल रहा हूँ। वीरेंद्र दिल्ली में रहते हैं ना सर, आप ही की गैस का इस्तेमाल हो रहा है। जानते पवन जी, जी पवन जी, ये आशीष जो है ना, इनको सुकून मिलता है दिल्ली वालों के दर्द से। जब तक एमजीएल नहीं बढ़ा देगा ना, तब तक इनको, अगर आप देखें, सुकून नहीं मिलेगा। तो हम ये गारंटी पर मैं एक आपसे हमेशा देंगे आपको। बिल्कुल सर, बिल्कुल, नो इश्यूज विद आईजीएल सर। अच्छा, एक और चीज़ सर, जैसे कि मैं आप ही के डेटा को देख रहा था सर, आपने कहा कि अभी हमारी जो रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा डेफिसिट है आपके पास भी। सरकार भी चाहती है कि प्रोड्यूसर और साथ ही साथ ग्राहक जो है, सबको एक अच्छा फील मिले। सर, सरकार जो है वो नेचुरल गैस पॉलिसी में कुछ बदलाव कर सकती है। लाइकली टू बी क्या क्या बदलाव पॉसिबल है इन सर्कमस्टेंसेस में? अंतर्राष्ट्रीय तौर पर आप प्राइसेस को देखें, काफी स्ट्रांग है, काफी सिवियर हैं, हायर लेवल्स पे यूरोप की हालत काफी खराब है। इस पॉलिसी में मेजर चेंजेस, बड़े बदलाव क्या हो सकते हैं आपके मुताबिक? देखिए, सरकार का जो प्रयास है, जो अभी आज की जो डेट में जो एनर्जी बास्केट है देश की, उसमें गैस का कंजम्पशन केवल 6.8% है। सरकार उसको 2030 तक 15% ले जाना चाहती है। और गैस जो देश का मेजर जो क्षेत्र है, वो जियोग्राफिकल एरियाज ऑलरेडी बिल्डिंग हो गई है। तो कई लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो लाइंड अप है। तो सरकार को प्रयास करने होंगे, और सरकार मेरे ख्याल से प्रयास कर रही है इस डायरेक्शन में कि जो गैस की प्राइस है थोड़ा सा स्टेबल हो। उसमें सबसे बड़ा प्रयास है कि जो एपीएम गैस है उसको हमें डीलिंक कर देना चाहिए इंटरनेशनल प्राइसिंग के साथ, क्योंकि घरेलू जो गैस है वो यहीं पे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रही है, उसकी यदि प्राइस को हम इंटरनेशनल प्राइसिंग के साथ जोड़ के रखेंगे तो वो बढ़ने की संभावना है। यदि उसको डीलिंग कर दिया जाए तो ग्राहकों के साथ और प्रोड्यूसर्स के साथ, दोनों के साथ मेरे ख्याल से एक बैलेंस स्ट्राइक किया जा सकता है। अब देखते हैं वो क्या निकल के आता है। अभी तो उस पर कमेटी बैठेगी, कुछ सिफारिशें आएंगी, सरकार मंजूर करेगी। लेकिन हाँ, एक इंपॉर्टेंट खबर जिसको हम नजर रखेंगे, ट्रैक रखेंगे। और वीरू, मैं तो आपके भले के लिए पूछ रहा था। एमजीएल ने मुंबई में घटा दिए थे, इसलिए मैं चाहता था कि आईजीएल से पूछ लूं कि वीरू के लिए कब दिक्कतें कम होंगी। अच्छा ही करो तो भी शक करते हैं सब लोग। हाँ, दिक्कतें है ही नहीं, वो अलग बात। अच्छा, जाते जाते पवन सर, जो FY23 की गाइडेंस थी, एबिटा पर एससीएम ₹7 का, FY23 के वॉल्यूम 7.9 MMSCMD, ये टारगेट जस के तस हैं या इसको रिवाइज किया गया? देखिए, जो जहां तक वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो 8 से ऊपर ऑलरेडी टच कर गया है। और जहां तक हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे कि हम एक बैलेंस स्ट्राइक करेंगे ग्राहकों के हित में और इन्वेस्टर्स के फेवर में। हम ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करेंगे, क्योंकि हमारी जो ग्रोथ है वो काफी है। तो यदि हमारा एबिटा पर एससीएम थोड़ा कम भी होगा, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी हम मेंटेन कर सकते हैं, तो इन्वेस्टर्स का हित उसमें पूरा तरह से सुरक्षित है। पवन सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, समझाने के लिए सारे डेवलपमेंट्स। और इस नोट पर वीरू का वो सवाल स्क्रीन पर लेकर आ जाइए। वीरू, सवाल पूछिए। जी हाँ, मेरा सवाल था आशीष कि महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र में जो युद्ध लड़ा गया, उसमें तटस्थ रहने वाले शासक का, राजा का नाम क्या था, बताइएगा। और उसने इस युद्ध में क्या भूमिका निभाई थी? आशीष, क्या पढ़ा आपने और आपके मुताबिक उत्तर क्या है? या अमित जी से पूछे। आशीष, शीट पे ढूंढ रहा था, ये आंसर लिखेंगे तो मैं सेम गोद दूंगा। अमित जी, कुछ ढूंढेगा आंसर? नहीं सर, मिला नहीं, मैं खोज रहा हूँ। ये खोजने से, अच्छा भाई सालुंके साहब, ये सवाल थोड़ा टेढ़ा है। कुछ टेढ़ा क्या है, थोड़ा ऐसे गूगल सर्च वाला नहीं है कि कौन सी चिड़िया जो उड़ती उड़ती है तो फटाफट आंसर आ गया गूगल सर्च में। ये आंसर कुछ पता है क्या आपको?
नहीं आशीष जी, मैंने भी पहली बार ही ये मैं भी ढूंढ ही रहा था जस्ट, बट यहाँ पे तो नहीं मिल रहा है गूगल पे मुझे भी, क्योंकि इसका कोई मुझे कुरुक्षेत्र के बारे में बहुत बातें पता चली अभी मैं 5 मिनट पहले वही नोटिस एक्चुअली ऐसे ही होता है, उसके बाद लगता है बचपन में ढंग से पढ़ा होता तो सब कुछ आ जाता है हिस्ट्री में, कभी ध्यान से पढ़ा ही नहीं तो कैसे आएगा। वीरू भाई आंसर क्या है भाई? मैं तो ऐसे सवाल देख के सर्च ही नहीं करा कल से, वीरू से पूछ लूंगा। बारबरिक एक बार को कौन बारबरिक? कोई बारबरिक है क्या? नहीं देखिए, नहीं, इसका सही जवाब है उडुपी। जो ये साउथ इंडियन जो फूड चेन रेस्टोरेंट है ना आशीष, उसका नाम इसी पे पड़ा हुआ है। और क्यों रखा गया है अगर आप देखें, उडुपी कौन थे? ये साउथ कर्नाटका का एक छोटा सा शहर है, उस गांव है या फिर कह लीजिए ये उसके राजा थे उडुपी। क्या हुआ कि जब ये युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र का और लगभग 18 दिन ये युद्ध चला, लगभग 5 लाख सैनिक थे जिन्होंने अगर आप देखें इस युद्ध में भाग लिया। तो क्या हुआ था कि वो पूरा कालखंड जो था, वो पूरा टाइम ड्यूरेशन जो था, वो 2 भागों में बट गया, पांडव और कौरव। या तो आप उनके साथ हैं या आप हमारे साथ हैं। पर उडुपी ने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि नहीं, मैं इस युद्ध में एक न्यूट्रल पार्टी की, इंडिविजुअल की भूमिका निभाऊंगा। युद्ध होगा तो सैनिक भी होंगे, सैनिक लड़ेंगे, उनको खाना कौन देगा? तो कहा जाता है कि 18 दिन के इस युद्ध में पूरा जो खाने की व्यवस्था थी और जो खाना था वो उडुपी ने उसकी व्यवस्था करी थी, जिसको पांडवों के सैनिकों ने और कौरवों के सैनिकों ने दोनों ने खाया। एक और चीज, 5 लाख सैनिक थे, युद्ध लड़ा जाता था, लोग मरते भी थे, सैनिक मरते भी थे। तो उडुपी कहते हैं कि रात को कृष्ण जी के कक्ष में जाया करते थे और कृष्ण जी को जो भीगी हुई उबली हुई मूंगफलियां बहुत पसंद थी आशीष। तो कहते थे कि वो उबली हुई जो मूंगफलियां थे वो श्री कृष्ण भगवान को देते थे। अगर कृष्ण भगवान ने 10 मूंगफली खाई तो उडुपी उससे एक संकेत ये ले लेते थे कि कल 10,000 सैनिक इस युद्ध के बाद मर जाएंगे, तो वो उतना खाना अगले दिन कम बनाया करते थे। तो ये है इसकी स्टोरी आशीष। बढ़िया भाई साहब, ये तो आंसर अच्छा हो नहीं ढूंढने हमें तो मिलता ही नहीं। मैं तो कभी उडुपी रेस्टोरेंट खाया तो कभी सोचा नहीं ये नाम कहाँ से आया। अरे कमाल है कि भीम को भी खाना खिलाते थे वो। ये है बढ़िया सा आंसर। दिल्ली में कभी उडुपी रेस्टोरेंट जाइए, वहां पे साउथ इंडियन से अच्छे छोले भटूरे मिलते हैं। चलिए नहीं, हाँ वीरू, मैं आज से करीब 7-8 महीने किसी के साथ आगरा में ट्रेवल कर रहा था, तो वो इस रेस्टोरेंट को खोज रहे थे। तो खोजते खोजते उन्होंने उससे गाड़ी में बोला, अपने ड्राइवर को फ़ोन किया कि यार वो रेस्टोरेंट कहाँ गया, उसका नाम क्या था जिसने महाभारत में दोनों पक्षों को खाना खिलाया था। उनको भी नाम याद नहीं था, तो उनके ड्राइवर ने बताया कि उडुपी। तो तब से ये स्टोरी मेरे दिमाग में थी और बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य था। शायद हमने जब बचपन में धारावाहिक देखा था, ये सीरीज देखी थी, तब ध्यान नहीं दिया, लेकिन यस, इट्स ए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आशीष। चलिए बढ़िया आंसर, बढ़िया सवाल था। और फेस्टिविटी के बीच में हमारे प्रोड्यूसर साहब ने एक सवाल रख दिया है इंटरेस्टिंग। मेरे ख्याल से बहुत लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा उनको भी सुन के मजा आएगा। जवाब तो खैर चर्चा होगी 10:20 पे अब थर्सडे को, लेकिन सवाल है फेस्टिविटीज के बीच में कि एक गणपति उत्सव, इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई थी? ये तो पता होगा बहुत लोगों को। अब जिनको नहीं पता उनके लिए, सबके लिए होगा फेस्टिविटीज में ऐसे सवाल होने चाहिए। कभी कभी पेपर में ऐसा भी होना चाहिए ना, आदमी पास तो कर जाए, नहीं तो ऐसे हिस्ट्री के सवाल आ जाएंगे तो आदमी पेपर फ्लंक कर जाएगा। तो इसीलिए इस सवाल का जवाब हम लोग लेकर आएंगे 10:20 पे परसों इस नोट पर। आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ब्रेक का समय तो है नहीं, अब तो सीधे सुमित के पास जाना है। सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत तो आप ही कर चुके होते हैं, मुझे तो सिर्फ कैरी फॉरवर्ड करना होता है। सवाल तो इन्होंने पूछ ही डाला है पहला, तो अब मुझे दर्शकों को सवाल लेने और उनसे उनके जवाब दिलवाने हमारे आज के जानकार से। डिडिनो करके आप सेगमेंट करते हैं। हाँ, तो एक आध ऐसा सवाल ला थर्सडे को जो इंडिया इंक से रिलेटेड हो, बढ़िया सा, जो हमें नहीं पता हो। रैंडमली भी कभी भी पूछ सकते हो आप, तो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं, प्लेट पे बना हुआ थर्सडे को। चलिए एक थर्सडे का सवाल मेरी तरफ। डन, चलो चलिए, तो वो तो कॉर्पोरेट से जुड़ा हुआ सवाल होगा, लेकिन अभी के लिए आपके लिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। हमारे साथ आज के जानकार मौजूद होंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। मार्केट्स के ऊपर नजर डालते हैं। करीब करीब 170 अंकों की बढ़त इंडेक्स में देखने को मिल रही है। 1.25% के आसपास का उछाल निफ्टी बैंक के अंदर बना हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप दोनों इंडिसेस करीब 1.5% ऊपर, 1.25 से 1.5% ऊपर। डे हाई पर इंडेक्स फिलहाल कामकाज करते हैं। इनफैक्ट ऑल जो इंडिसेस हैं सभी के सभी डे हाई पर कामकाज कर रहे हैं। निफ्टी बैंक, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्रंट लाइन,
ये सभी जोरदार तेजी के अंदर बने हुए हैं। सीमेंट आज एक बढ़िया मूव के साथ है, डिफेंस पे एक अच्छी तेजी बनी हुई है। इन सब पे हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं हेडलाइंस।